हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान विषय। इस विज्ञान विषय का पाठ 4 पढ़ेंगे हम लोग। पाठ 4 का एक 5वां भाग है और अंतिम भाग है ये, ठीक है। पाठ 4 क्या है? पदार्थ, धातु और अधातु। पिछले 4 पार्टों में हमने देख लिया है कि धातु क्या है, अधातु क्या है, इनमें भौतिक अंतर क्या है, इनके रासायनिक गुण हम लोग देख रहे थे। रासायनिक गुण में हमने ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया इनकी देख ली है, इनका जल के साथ अपक्रिया देख लिया है, इनका अम्ल के साथ अपक्रिया देख लिया, इनका क्षार के साथ अपक्रिया देख लिया। अब ये लास्ट अपक्रिया है धातु एवं अधातु का, यानी कि धातु एवं अधातुओं का जो रासायनिक गुण है, इन रासायनिक गुणों का जो अंतिम भाग है, यह अंतिम भाग है क्या? विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक गुण में अंतिम भाग विस्थापन अभिक्रिया देते हैं। पदार्थ धातु और अधातु विस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो देख लीजिए विस्थापन क्या होता है। विस्थापन समझ लीजिएगा। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है एक को हटा करके, ठीक है, एक को हटा करके उसके जगह पर किसी दूसरी चीज को रखना, विस्थापित करना, विस्थापित करना, ठीक है। वि मतलब क्या कि बाहर, बाहर स्थापन करना, बाहर स्थापना करना, ठीक है। यानी कि दूसरे बाहर स्थापना करना का मतलब जहां थे उस लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पर उनको रख देना और अपने उस लोकेशन पे आकर के बैठ जाना, इसी को विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि मान लीजिए कि है क्या कि आप अपने घर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने घर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, मम्मी है, पापा है, आप हैं और आपका भाई है, ठीक है। आपका भाई है तो क्या है कि आप मम्मी पापा के साथ आप डेली सोते हैं, तो बहुत मतलब मम्मी पापा आपको ज्यादा मानते हैं तो आप मम्मी पापा के साथ सो लेते हैं। भाई आपका क्या है, दूसरे कमरे में सोता है। लेकिन अगर वह भाई क्या है, आपको हटा करके मम्मी पापा के साथ फिर सोने लगा, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन की अभिक्रिया। यही प्रक्रिया विस्थापन कहलाता है। तो कंडीशन ये आता है कि जब मम्मी पापा आपको मान रहे हैं तो आपका भाई कैसे आपको हटा देगा, कैसे हटाएगा? तो उसका क्या कंडीशन हो सकता है कि वह आपसे अधिक बलशाली हो। आपका भाई जब आपसे अधिक बलशाली रहेगा तो आपको जबरियन वहां से हटा करके अपने कमरे में फेंक देगा और अपने आकर के सो जाएगा, क्योंकि मम्मी पापा तो दोनों बेटों को समान मानेंगे, ठीक है। तो जो बलशाली होगा वह क्या करेगा, हटा करके उसके जगह पर अपना जगह ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल कंडीशन में भी, रसायन के केस में भी वही चीजें हैं। रसायन के केस में आपको बताया था जो धातुएं हैं, तो सभी धातुएं एक जैसी अभिक्रिया नहीं देती और सभी धातुएं एक जैसी बलशाली नहीं होती, यानी कि सभी धातुओं की क्रियाशीलता एक जैसी नहीं होती है, कुछ की कम कुछ की ज्यादा होती है। कंडीशन क्या है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि धातुओं में अधिक सक्रिय धातु, इसको नोट कर लीजिएगा, अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। यदि बात जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो भैया जिसके पास ताकत है वह ताकत है,
तो अपना ताकत दिखाएगा आपको। आप अगर विलयन करने का मतलब क्या, विलयन का मतलब दो चीजें होती है, एक विलेय और एक विलायक। यानी कि जो पानी है और पानी में चीनी को घोरा गया है, ठीक है, घोला गया, तो दो चीज, एक विलेय है और एक क्या है, विलायक है। तो पानी यहाँ पर विलायक हो जाएगा, पानी यहाँ पर विलायक हो जाएगा और चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। चीनी विलेय बिल्ला जाएगा इसमें, ठीक है। तो चीनी क्या होगा, विलेय हो जाएगा और विलायक कौन हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो दो चीजें हैं ना इसमें। तो जो विलयन बना है, तो विलयन का मतलब कि दो चीजें हैं। तो जो इसमें क्या मिला हुआ है विलयन में द्रव में मिला हुआ है धातु मिला हुआ है। तो धातु को क्या करेगा, अधिक सक्रिय वाला अगर घुस गया इसमें, तो वो कम सक्रिय वाले को उठा के फेंक देगा और अपने उसके जगह पर स्थान ले लेगा। ठीक है, फंडा नोट कर लीजिएगा। अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, विस्थापन का मतलब क्या आपको बता दिया कि किसी को हटा करके अपने उसके जगह पर जा करके बैठ जाना। ठीक, समझ में आ गया। तो ये चीजें हैं। तो ये जो चीज है, तो इसमें क्या है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ABCDE। ये आपके सामने 5 रिएक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला क्या है, कॉपर सल्फेट में जिंक का टुकड़ा डाल रहे हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसमें जिंक का टुकड़ा ऊपर से हम लोग डाल रहे हैं। ऐसे एक परखनली है, इसमें क्या है आपका कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, CuSO4 भरा हुआ है। कैसे क्या भरा हुआ है, CuSO4 कॉपर सल्फेट बना हुआ है और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, जिंक का टुकड़ा डाल रहे हैं। ठीक है, जिंक का टुकड़ा हम लोग डाल रहे हैं। तो देख रहे हैं कैसे क्या होगा। दूसरे में कॉपर सल्फेट का वही विलयन है, इसमें लोहे की कील ऊपर से डाल रहे हैं। तीसरे में जिंक सल्फेट का विलयन है और कॉपर का टुकड़ा छीलन डाल रहे हैं, तांबे का छीलन। कॉपर को तांबा ही कहते हैं, तांबा हिंदी में एक कॉपर है आपका। ठीक है, तो आयरन सल्फेट का विलयन है, उसमें तांबे का छीलन या कॉपर डाल रहे हैं। और यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन है और उसमें आयरन डाल रहे हैं। तो देख क्या रहे हैं हम लोग, देख क्या रहे हैं कि देखिए होता क्या है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि ये CuSO4 यहाँ पर बनेगा क्या, बन जाता है ZnSO4 प्लस ये Zn है। जो जिंक है, ये क्या करेगा, जिंक जब इसमें मिलेगा, जिंक जब इसमें मिलाया जाएगा तो क्या करेगा कि ये धातु है और ये धातु है, ये तो अधातु है। SO4 ये क्या है, सल्फर है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है यानी गैस है तो क्या है, अधातु है। ठीक है, तो यह धातु है और यह धातु है। इन दोनों में कंपैरिजन होगा जब इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अब अटैक करेगा तो कहेगा कि भैया तू जो है ना, तू चल अपने रास्ते, तू इनको उठा करके फेंक देगा इधर और इसके साथ कहेगा लाओ मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, इसके साथ आकर के बैठ जाएगा। तो बन जाता है ZnSO4 और प्लस Cu बन जाता है। ठीक है, ZnSO4 बन जाता है प्लस Cu बन जाता है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन का कलर कैसा होता है, हरा होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का कैसा होता है, कलर हरा होता है। ठीक, नीला रंग होता है। ठीक है, इसका नीला रंग होता है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है। तो हम लोग पहचानते कैसे हैं कि जैसे विलयन है, तो विलयन में ये जो नीला रंग था, इसका जो नीला रंग था, ये नीला कलर था। कॉपर सल्फेट का पहले विलयन था तो नीला था, कैसा था, CuSO4 कैसा था, ये नीला था। अब नीले में जब हम लोग डाल दिए, जिंक डाले तो नीला कलर खत्म, नीला कलर क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, नीला कलर जब खत्म हो जाएगा तो होगा क्या, नीला कलर खत्म होने का मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट खत्म हो गया, बना क्या, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर का जो छीलन होगा वह नीचे जाकर के बैठ जाएगा, कॉपर नीचे जाके बैठ जाएगा। यानी कि होगा क्या, जिंक ने अटैक किया सल्फेट इस कॉपर सल्फेट के ऊपर और इनको उठा करके फेंक दिया, और फेंक दिया तो ये परखनली में नीचे जाकर के बैठ गए। ये बेचारे क्या किए, ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, ये विलयन पूरा कॉपर सल्फेट का था, कलर इसका नीला था और यहाँ पर कॉपर आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो इनको उठा करके ये फेंक दिया, कॉपर गए किनारे, नीचे आकर के बैठ गए, सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना लिया। यानी कि इसने रिएक्शन दिया। ठीक है, इसने रिएक्शन दिया। तो ये क्या चीज है आपका, जिंक सल्फेट है, ये बन गया क्या है आपका, जिंक सल्फेट बन गया।
जिंक सल्फेट बन गया, और ये क्या है आपका कॉपर है या तांबे का छीलन कह लीजिए, कॉपर कह लीजिए चाहे तांबे का छीलन कह लीजिए, अलग हो जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो धातुएं विस्थापन अभिक्रिया देती हैं और करती क्या है, अपने से कम सक्रिय अधिक सक्रिय धातु, अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवणीय विलयन से उसको क्या करती है, विस्थापित कर देती है। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट और लोहे में क्या होगा, इसमें भी जो है आपका रिएक्शन, ये भी रिएक्शन दे देगा, इसमें भी होगा आपका FeSO4। FeSO4 ये जब आयरन इसके ऊपर अटैक करेगा तो होगा क्या, FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu, ये क्या है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर, आयरन सल्फेट और कॉपर का छीलन है या फिर तांबे का छीलन जो कह लीजिए, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा। CuSO4 जो इसका नीला वाला विलयन था, नीला विलयन खत्म, दूसरा कलर आ जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें रिएक्शन दी, तो हमने किस तत्व पे कहा था, इस तत्व पे कहा था कि अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो इसका मतलब कि जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय है, जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय है, तभी ना इसको विस्थापित किया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीसरे में देख रहे हैं जिंक सल्फेट और कॉपर है, उल्टा नहीं हो गया, जिंक सल्फेट कॉपर है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। FeSO4 से Cu का रिएक्शन है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। आयरन सल्फेट का कॉपर से रिएक्शन है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर जिंक सल्फेट का रिएक्शन है आयरन से, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो देख रहे हैं CDE तीनों में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तीनों में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, मार करने जाएंगे और जब कमजोर रहेंगे तो पीट के खदेड़ नहीं देगा आप ही को, कमजोर रहेंगे तो आपको पीट के खदेड़ नहीं देगा। तो वही काम भैया, कॉपर कमजोर थे, जिंक से कमजोर थे, अब गए थे दोनों मित्र जब साथ में घूम रहे हैं, ये दोनों मित्र साथ में हैं और ये भैया साहब जा रहे हैं, अटैक कर दे रहे हैं दोनों पे, ये सोच रहे हैं कि हम इनको खदेड़ देंगे और खदेड़ करके हम इनका मित्र बन जाएंगे, सल्फेट का मित्र हम बन जाएं। कॉपर ये सोच रहे हैं कि जाए कि मार के जिंक को मार के खदेड़ दे और सल्फेट का मित्र हम बन जाए। तो कैसे बनेंगे, जब आप इससे मजबूत रहेंगे तब ना मार के खदेड़ेंगे इसको, जब मजबूत रहेंगे तब ना। जब गए पीटने के लिए वो जिंक का किया, नहीं को पीट करके किनारे था, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जैसे थे वैसे। यहाँ पर भी वही कहानी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कॉपर से जो है जिंक मजबूत है, कॉपर से जिंक मजबूत है, हमने पहले ही लिख दिया है। यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब कॉपर से आयरन मजबूत है, कॉपर से मजबूत है, कौन मजबूत है, आयरन मजबूत है। तो यहाँ लिखिए आयरन तब कॉपर, ठीक है, कॉपर से आयरन मजबूत है। यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि आयरन से क्या है, जिंक मजबूत है, जिंक क्या है, आयरन से मजबूत है, तो लिख ही दिए हैं। ठीक है, तो जिंक से आयरन मजबूत है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हम जिंक और आयरन और कॉपर तीन चीजों को लेकर रिएक्शन कराए थे। तो इस प्रकार से हमको यह श्रेणी मिली, इस श्रेणी में देखने को मिल रहा है कि ऊपर से सबसे जो मजबूत है, सबसे मजबूत कौन है, जिंक है, सबसे मजबूत जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर है। यानी कि धातु की सक्रियता जो है, धातु की सक्रियता जो है ऊपर से नीचे आने पर घट रही है, ऊपर से नीचे आने देखने घट रही है। जिंक अधिक सक्रिय है, उससे कम सक्रिय आयरन, और वो आयरन से भी कम सक्रिय है कॉपर। तो ये तीन चीजें हैं आपकी, ये यहाँ से रिजल्ट आपको आया, सबसे अधिक सक्रिय जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर। ठीक है, इन रिएक्शंस में। तो इसी प्रकार से और भी धातुओं की अभिक्रियाएं देखेंगे, तो और भी धातुओं की अभिक्रियाओं में भी क्या होता है कि अगर अधिक सक्रिय रहेगा तो कम सक्रिय वाले को उसके लवणीय विलयन से अलग कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर कम सक्रिय रहेगा और अधिक सक्रिय वाले विलयन पे अटैक करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। नोट कर लीजिएगा हूबहू, और इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जो भी होगा।
तो ये हो गया है आपका, मिटाते हैं अब। तो विस्थापन अब क्रिया समझ में आ गया। तो अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी उसको हटा करके अपने उसका जगह ले लेती है। इसे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया आपका हुआ क्या, पूर्ण हुआ, इसमें और कुछ नहीं है। अब क्या है, धातुओं और अधातुओं के उपयोग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। भैया जब उपयोग की बात आएगी धातु एवं अधातु की, तो बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। पहला जो उपयोग है इसका, जो ऐसे अगर जनरली देखा जाए तो जो आपका आयरन पढ़ा आपने, यानी कि जो तार बन रहा है, अब इसको तो नहीं लिख रहे हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। तो जो पहला उपयोग में हम लोग देख सकते हैं कि तार जो है बिजली का, फिर उसके बाद क्या है कि जो सामान है मशीन की सामाने हैं, मशीनों के कल पुर्जे, मशीनों के कल पुर्जे, जो पुर्जे उर्जे हैं, ठीक है, मशीनों के कल पुर्जे, घर के सामान, ठीक है, घर के सामान और बाकी और भी चीजें हैं, मशीनों के कल पुर्जे, घर के सामान, यानी कि देख तो है चारों तरफ धातु और अधातु ही तो है, धातु एवं अधातु तो वही है। यंत्र इसमें लिख सकते हैं, यंत्र लिख सकते हैं, मोटर वाहन लिख सकते हैं, मोटर वाहन। अब कितना गिनाए, सब चीज तो देख रहे हैं। जब धातु हमने बता दिया कि धातु कौन कौन से है, तो किससे क्या बना है वह आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो यह धातु से, ये सब मोटर वाहन आदि क्या है, धातु एवं अधातु से ही मिल करके बनी होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि अधातु है, अधातु का अगर बात करेंगे तो दूसरा, अगर अधातु का बात करेंगे तो हमने बोला था कि सब अधातु क्या है, गैस है, अधातु मुख्यतः गैस होती है। तो गैस में क्या है आपका, गैस में ऑक्सीजन भी गैस है। तो अधातु श्वसन क्रिया में भाग लेता है, श्वसन क्रिया में सहायक होता है, श्वसन क्रिया में सहायक होता है। भाई श्वसन क्रिया में क्यों नहीं सहायक होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, और वह ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, दोनों गैस है आते, दोनों अधातु है। तो अधातु श्वसन क्रिया में क्या है आपका सहायक है, ठीक है। और देखते तीसरा हम बताए थे कि कुछ अधातु ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फर है, फास्फोरस है। तो सल्फर और फास्फोरस क्या है, सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस अधातु से उर्वरक का निर्माण होता है, उर्वरक बनाया जाता है। उर्वरक जो खेत में हम लोग डालते हैं जिससे हमारी पैदावार बढ़ती है, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सल्फर और फास्फोरस ये क्या है, अधातु हैं, और इन अधातुओं से उर्वरक आपका बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें और भी बताए थे हम, अधातु में बताए थे आपको कि जो कुछ अधातुएं ऐसी हैं जो आपका सभी गैसें हैं। गैस के अलावा क्या है कि ब्रोमीन आपका द्रव है, ब्रोमीन एक अधातु है जो क्या है, द्रव है। और बाकी आपका सल्फर है, फास्फोरस है, इनका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में भी उपयोग किया जाता है अधातुओं का, ठीक है, जल के शुद्धिकरण में भी उपयोग किया जाता है। तो जल के शुद्धिकरण में भी उपयोग किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में अधातु का उपयोग किया जाता है। अधातु का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तो जल के शुद्धिकरण में भी उपयोग किया जाता है। फिर देखते हैं कि जो पटाखा बनता है तो पटाखे में भी आपका फास्फोरस जो जलता है, पटाखा जो जलता है, जो पटाखा जो जलता है तो जलने से जो बर्निंग वाला जो रीजन है कि किसके कारण जलता है, तो आपको बताया था फास्फोरस हथेली के ताप पर जलने लगता है, इसलिए उसको पानी में रखते हैं। तो माचिस की जो सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस से माचिस का बनाया जाता है ना, माचिस की तीली बनाई जाती है। तो माचिस की तीली लिख सकते हैं आप लोग, माचिस की तीली, क्या माचिस की तीली और पटाखों में फास्फोरस एवं कार्बन, फास्फोरस भी लिखिए, सिर्फ फास्फोरस और धातु का उपयोग होता है, अधातु का उपयोग होता है, अधातु का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए धातुओं एवं अधातुओं के उपयोग देख रहे हैं। तार, मशीनों के कलपुर्जे, घर के सामान, यंत्र, मोटर, वाहन बनाने में अधातु, शोषण क्रिया में ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर और फास्फोरस से उर्वरक, जल के शुद्धिकरण में अधातु का उपयोग, माचिस की तिल्ली और पटाखा के में फास्फोरस का अधातु का उपयोग किया जाता है। और भी उपयोग है, बहुत सारे उपयोग है। ठीक है, जो मतलब क्या है कि आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हैं, इतना नोट करिए। फिर एक आध दो और उपयोग आपको बताते हैं हम। ठीक, इसके बाद देख लीजिए कि दो चीजें, कि जब आप और भी बड़े क्लास में जाएंगे तो बड़े क्लास में जब जाएंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि पौधे में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो कितना था, 4-5 नंबर देख लीजिए। पौधे में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम पौधे में पाया जाता है, पौधे में मैग्नीशियम, पौधे में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कैसे पाया जाता है पौधे में देखेंगे तो जो पौधा है, पौधा जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जो करता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा करता है, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का वर्णक है। क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का वर्णक है। तो यानी कि वर्णक है, तो क्या वर्णक है, तो वर्णक मतलब क्या, प्लास्टिक रंग प्रदान करने वाला है। तो इसी रंग, कौन सा रंग प्रदान करता है, हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो उस हरे रंग के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाए जाते हैं। तो जो पौधे का क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वाला भाग है, बरड़ी जो लवक है, क्लोरोप्लास्ट वाला भाग है। तो पौधे का जो क्लोरोप्लास्ट है, जो पौधे का क्लोरोप्लास्ट है, जो हरा वाला भाग है, इसी में पाया जाता है मैग्नीशियम, इसी में पाया जाता है मैग्नीशियम। पौधे में जो क्लोरोप्लास्ट है, हरा वाला भाग, या हरा वाला भाग है जिसकी सहायता से पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसी में पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम भी धातु पौधे में देख रहे हैं पाया जा रहा है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लीजिए आप लोग, कि एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लीजिए कि शरीर में आयरन होता है। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में आयरन क्या लिखते हैं, Fe, आयरन धातु होता है। मनुष्य के शरीर में आयरन धातु होता है। ठीक है, तो आयरन यानी कि लोहा होता है मनुष्य के शरीर में। तो लोहा कहाँ होता है मनुष्य के शरीर में, लोहा है भाई, कैसे लोहा है तो गलेगा कैसे। तो लोहा जो होता है मनुष्य के शरीर में, आयरन जो होता है, हमारा ब्लड है ना, ब्लड
तो जो रक्त का रंग लाल होता है, तो रक्त का रंग जो लाल होता है वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। अंग्रेजी में लिखते हैं ऐसे, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीम जो है, हीम ग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ये ग्लोबिन जो है ये एक प्रकार का क्या है आपका, ये प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है और इसको बांध करके कौन रखता है, हीम रखता है, हीम। और हीम का मतलब होता है आयरन। हीम का मतलब होता है आयरन, आयरन अर्थात लोहा, ठीक है। तो यह ब्लड में पाया जाता है, ब्लड के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। और इसी आयरन की सहायता से ही जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं शरीर के अंदर, वह ऑक्सीजन इसी आयरन से जाकर के ऐसे बंध जाता है और बंध करके पूरे शरीर में ब्लड से होकर के प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, देखा सकते हो आप लोगों ने कि धातु और अधातु के कितने सारे उपयोग हैं, कितने सारे उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो इस प्रकार से यह चैप्टर लगभग फिनिश होता है। धातुओं एवं अधातुओं के अलावा एक और भी चीज होता है, उपधातु। क्या होता है, उपधातु। उपधातु क्या है यह भी जान लीजिए कि इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। धातु के समान कठोर होता है, यह धातु के समान कठोर होता है और अधातु के समान ज्यादा चमकीला नहीं होता है। ठीक है, धातु के समान कठोर भी होगा और अधातु के समान थोड़ा सा नरम भी होगा। क्या अधातु गैस होते हैं, लेकिन गैस के अलावा जो ठोस है वो भी नर्म है काफी। दूसरी चीज, इसमें अधातु के समान चमकीला, धातु के समान चमकीला और अधातु के समान थोड़ी सी चमक कम भी होती है। यानी कि दोनों का एक मिक्सर होता है, मिक्सिंग गुण होता है। धातु का भी कुछ गुण होता है, कुछ गुण अधातु का भी होता है। तो यह उपधातु जो है, उपधातु से बनाए जाते हैं जो आपके इलेक्ट्रिक सामान है। उपधातु क्या है, उपधातु जिसमें लिख सकते हो, उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु एवं अधातु, जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण होता है। दोनों का गुण होता है। तो जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण होता है उसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं।